वेलकम वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के जो 3 लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा उन कंसेप्ट्स को। अगर आपने एंजॉय किया है और आपके समझ में आया है कि हाँ यार ये तो सर ने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताया, अब मेरा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल शुरुआत से बिल्डअप हो रहा है, अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आया है बच्चों, तो डेफिनेटली आपको आज के सेशन में भी बहुत मजा आने वाला है। हम एक बिल्ड जो आपको यहाँ फील होगा पढ़ते वक्त। तो देखो लेक्चर, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया बहुत अच्छे से। नाउ अब हम पढ़ेंगे अपने, कल मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम वगैरह ये सब चीजें आपको बताई है ना, बहुत अच्छे से। गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अगर आप थर्मोडायनेमिक स्टडी हमने कहा था सिस्टम में हम लगाते हैं तो इस तरह के सिस्टम हो सकते हैं जिसमें हम थर्मोडायनेमिक स्टडी को करें। तो अब थर्मोडायनेमिक स्टडी को अगर आप करना चाहते हैं तो अब बात आती है कि अप्रोच क्या रहेगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अभी तक, डेफिनेशन बच्चों हमने ये पढ़ी थी कि भैया थर्मोडायनेमिक स्टडी अगर आपको करनी है इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उस सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन देख रहे हैं और प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहा है उस इंटरेक्शन की वजह से ये देख रहे हैं। मानते हैं इस बात को, यही स्टेटमेंट हमने बोला थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट है उसका, ठीक है ना, कि एनर्जी का इंटरेक्शन देखना और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है ये देखना। क्लियर है? तो ये दो चीजें हो गई बच्चों। अब ठीक है, ठीक है ना, सिस्टम में बिल्कुल बच्चे डिफरेंस होता है, सिस्टम कहना बिल्कुल अलग चीज है, मिक्सचर कहना बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक बात समझिए आप कि ठीक है, यहाँ पे बात समझिए। देखो जो आप कह रहे हैं इम्तियाज अली, वो डिफरेंस है भी या नहीं भी, होमोजेनियस हाइड्रोजन का मतलब वहां भी है यहाँ भी है, बट चीज अलग अलग चीज के लिए बात बोली जा रही है, बाकी मतलब दोनों के सेम है ना। जब हम किसी चीज को होमोजेनियस बोलते हैं मतलब एक जैसा, तो हमने यहाँ भी क्या बोला, सिंगल फेज है ना। हाइड्रोजन बोलते हैं मतलब अलग अलग, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, डिफरेंट फेज। तो बात एक ही है, ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग है, वो सिस्टम के बजाय वो किसी मिक्सचर के बजाय, मिक्सचर भी एक सिस्टम हो सकता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आपको समझना होगा कि बच्चों हम जब बिहेवियर नोट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज का, गैसेस का, मॉलिक्यूल्स का, वो नोट कैसे करेंगे। तो वो बिहेवियर नोट करने के लिए बच्चों यहाँ पे दो तरह के बेसिक अप्रोच यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी, थर्मोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए बच्चों दो बेसिक अप्रोच हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और एक होता है बच्चों हमारा दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। थोड़ा डार्क लिखें, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अप्रोच मतलब किसी चीज के बारे में आगे बढ़ना। तो यहाँ पे दो तरह के अप्रोच बताते हैं। आप कहोगे कि सर तुमने पढ़ लिया था कॉलेज टाइम पे, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, लेकिन अभी इसको आज अगर आप लगन से अगले आधे घंटे सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ आपने पढ़ा तो था लेकिन क्या मिस किया था। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगले आधे घंटे में प्रॉमिस करता हूँ आपको। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का सीधा सीधा अर्थ जो समझ में आता है डायरेक्ट, वो ये है मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है ना। ये बेसिक अर्थ समझ में आता है कि मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, इन दिस अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ध्यान से समझिए बच्चों इस स्टेटमेंट को। हम क्या करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक स्टडी करने जा रहे हैं किसी सिस्टम पे। तो हम कह रहे हैं कि दो तरीके हैं उस सिस्टम की स्टडी करने के लिए। एक कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसमें वो कह रहा है कि उस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की तरह से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर ले लेंगे, मतलब कुछ वॉल्यूम उठा लेंगे, पूरी गैस में से कुछ हिस्सा उठा लेंगे। जैसे कमरे में एयर है तो एयर का कुछ हिस्सा उठा लिया कि देखिए जरा एयर का टेंपरेचर क्या है, प्रेशर क्या है ना। तो आपने कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो उठा लिया, ठीक है ना, समझ आएगा, टेक इनटू कंसीडरेशन। लेकिन यहां तो आपने कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर उठाया, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, याद रखिए, इन दिस अप्रोच number of individual molecules are taken into consideration। ये समझ लीजिए दोनों में अंतर कि यहाँ पे हमने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम उठाया कि भैया ये वॉल्यूम देखा, उसमें बिहेवियर चेक कर रहे हैं जनरल, और यहाँ हमें एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है, समझ ना। मतलब ये है कि कोई क्लास कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई स्कूल में बच्चों की क्लास है, मान लीजिए उस क्लास में 120 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, तो आपने क्या किया, 60 में से 10 बच्चों का रिजल्ट देखा कि भाई तुम्हारे कैसे मार्क्स, 10 बच्चों से क्वेश्चन पूछे आपने, और 10 बच्चों से क्वेश्चन रैंडमली 10 बच्चों से आपने उठा के क्वेश्चन पूछे और उन्होंने आंसर कर दिया, आपने कहा वेरी गुड, ये क्लास जो है वो स्मार्ट है, ठीक है। हो सकता था बाकी के 50 बच्चे डफर रहे उस क्लास के, ठीक है। ऐसे आप दूसरी क्लास में गए, आपने वहां क्या किया, वहां आपको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, वहां पता चला बाकी के बच्चे डफर थे लेकिन हमने 10 बोल के कहा कि भाई बिहेवियर सही है। तो ऐसे में हमने एक एक बच्चे को चेक करना शुरू किया। अब एक एक बच्चे को चेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है इट इज डिफिकल्ट बट मोर एक्यूरेट, है ना। ज्यादा अच्छा बिहेवियर किसी में चलेगा जहां एक एक बच्चे को चेक किया जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होता है वो एवरेज बेस्ड होता है, एवरेज रिजल्ट बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिख देते हैं, इट इज लेस, इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट, इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट, या कंपैरेटिवली कम एक्यूरेट होता है, कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट, इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट एंड, इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट एंड, ठीक है, ये कंपैरेटिवली कम एक्यूरेट होता है, एंड एवरेज और मीन बिहेवियर इज टेकन, ठीक है। इसमें हम एक एवरेज और मीन बिहेवियर लेते हैं, मतलब गैसेस के कई सारे मॉलिक्यूल्स में हमने कोई वॉल्यूम उठाया गैसेस का, ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम उठाया, उसका एवरेज टेंपरेचर चेक किया कितना है, एक एवरेज प्रेशर चेक किया कितना है, वही हमने बोल दिया कि इस गैसेस का टेंपरेचर प्रेशर वही है, आसान है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, इट इज मोर एक्यूरेट, ऑब्वियसली बात है ज्यादा एक्यूरेट होगा, इट इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज टेकन। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मतलब भाई खाता बनेगा पूरा एक मॉलिक्यूल का, समझ रहे, स्टैटिस्टिकल किसे बोलते हैं, भाई खाता। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मतलब पूरा मॉलिक्यूल का भाई खाता बनेगा, एक एक करके, भाई अच्छा एक मॉलिक्यूल ने ऐसे बिहेव किया, ऐसे समझ आई बात। तो इसलिए ये इजी टू कैलकुलेट होता है, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल मैथ इज इन्वॉल्व, इसमें बहुत सिंपल मैथ इन्वॉल्व होती है कि जस्ट आपने चेक किया और आपने बता दिया, लेकिन ये इजी नहीं है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कंप्लीट डेटा या फिर बोलो इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कंप्लीट स्टैटिक्स बेस्ड अप्रोच।
ठीक है ना। पूरी स्टैटिस्टिकल आपने पढ़ी होगी, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स जो है वो यूज होती है, ठीक है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, है ना। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, तो पूरा आंकड़े बनते हैं, मतलब पूरा रिजल्ट बनता है। स्टैटिस्टिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, चैप्टर होता है प्रॉपर, ठीक है। इसलिए बच्चों इसको एक प्रॉपर यूज करने वाला, हमेशा यूज करने वाला क्लासिकल अप्रोच बोलता है। इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज क्लासिकल अप्रोच। इसको थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने का क्लासिकल अप्रोच बोला जाता है, क्लासिकल अप्रोच। और इसको जो है वो एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच बोला जाता है, इट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब यहां तक की कहानी तो आपने अपने कॉलेज में भी पढ़ी थी, ठीक है। यहां तक की कहानी तो आपने अपने कॉलेज में भी पढ़ी थी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं आप, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ही क्वांटिटीज की जरूरत होती है, कुछ ही हाँ बिल्कुल रंजीत प्रधान जी, जो आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, टू डिस्क्राइब इट ओनली फ्यू पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ही पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड शॉर्ट में दिया मैंने आर ई क्यू, समझ जाएगा रिक्वायर्ड। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो चाहिए होते हैं टू डिस्क्राइब द सिस्टम। तो याद रखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को समझने के लिए डिफाइन करेंगे, टू डिस्क्राइब बोलो, टू डिस्क्राइब दी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पे लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स बच्चों चाहिए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जो ये मैंने बताया आपको एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। नाउ अब यहाँ पे अगली बात ध्यान रखिए, तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों अप्रोच में सबसे आसान कौन है ना। साफ साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों अप्रोच में सबसे आसान कौन है, आपने यार ये है माइक्रोस्कोपिक। तो याद रखिएगा, इन अवर सब्जेक्ट वी स्टडी जो थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो थर्मोडायनामिक्स हमें भी पढ़ाई जाएगी वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ाई जाएगी। ये कैसे पता चलता है आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे, प्रॉब्लम देखोगे अपने थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के दौरान, पैरामीटर में जैसे मतलब प्रॉपर्टीज यहाँ आपका कुछ प्रॉपर्टीज, टेंपरेचर, प्रेशर, बेसिक प्रॉपर्टीज का है, वहां आपको बहुत सारी चीज पैरामीटर चाहिए उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो ये फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पूरी थर्मोडायनामिक स्टडी उसी पे बेस्ड है। मतलब आप जब न्यूमेरिकल भी देखोगे अपने थर्मोडायनामिक को पढ़ते दौरान तो आपको बोलेगा गैस हैविंग टेंपरेचर इतना, वो ये नहीं बोलेगा कि गैस के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल का टेंपरेचर इतना इतना है, तो बताइए अब गैस का वॉल्यूम सबका क्या क्या होगा, समझ ना। तो आप हर मॉलिक्यूल या हर टेंपरेचर, हर मॉलिक्यूल के टेंपरेचर या वॉल्यूम ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं करोगे, है ना। आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा एक पूरे गैस का वॉल्यूम का टेंपरेचर कंप्लीट वॉल्यूम बताएगा कि इतने आपकी गैस है, इतने वॉल्यूम की गैस है, तो बताइए आपका टेंपरेचर इतना है तो प्रेशर कितना होगा। तो मतलब वहां ऑटोमेटिकली जो है कंबाइंड प्रेशर, कंबाइंड टेंपरेचर आपने थर्मोडायनामिक में ऐसे देखा है, तो हम समझ सकते हैं कि हम क्या लगा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखिए बच्चों, यहां तक तो मैं मानता हूं कि आपने किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करी हो, यहां तक तो आपको पढ़ाया गया होगा, चाहे टीचर ने पढ़ाया हो ना हो, लेकिन आपके कोर्स में ये सब बातें थी। अब यहां पे समस्या आती है इसको समझने की, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, वी आर नॉट अप्लाइंग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो आप कह सकते हैं कि सर माइक्रोस्कोपिक कहां लगाएं, तो अब ऐसी बातें वहां लगाओ जहां स्टैटिक्स बनानी आसान हो, जैसे कि लो डेंसिटी रीजन में, है ना, जहां डेंसिटी कम है मॉलिक्यूल की, तो वहां मॉलिक्यूल भी कम हो गया, मॉलिक्यूल कम हो गया, एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे ने पूछा कि सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन स्टडी करता है, भाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वहां स्टडी करोगे लो डेंसिटी रीजन में, वही तो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल इन लो डेंसिटी रीजन, लो डेंसिटी रीजन, क्योंकि लो डेंसिटी रीजन जहां होगा वहां लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो आप बहुत आसानी से उनका टेबल बना सकते हो मॉलिक्यूल का। जैसे कि इम्तियाज अली ने पूछा कि सर ऐसा कहां होगा, तो लेस डेंसिटी कहां होगी, जैसे एयर के पार्टिकल, एयर सबसे कम कहां होगी बच्चों, आसमान में, मतलब हाई एल्टीट्यूड में। जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाओगे एयर पार्टिकल कम होते जाएंगे, है ना, हवा कम होती जाएगी, तो वहां मॉलिक्यूल भी कम होते जाएंगे। तो इसलिए आप इसे कह सकते हो एट लो, इन लो डेंसिटी, या फिर आप ये कह सकते हो एट हाई एल्टीट्यूड, लो डेंसिटी या ऊंचाई में, हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है ना। अब आप जानते हो जैसे कि आप मानो मून में जाओगे, ठीक है ना, आप मानो चांद में जाओगे, तो चांद में जाके आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाओगे। चांद में जाओगे जहां एक एक पार्टिकल वाटर का है, एक पार्टिकल एयर का है, ऑक्सीजन का है, तो आप वहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च करते हो, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर आप देख सकते हो, समझ ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों बात आती है सारी समस्या की, ठीक है, अब इसको तो छोड़ दो, आप हाई एल्टीट्यूड वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक को छोड़ दो क्योंकि हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज है, मीन है, बिहेवियर, तो हम क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इसको बाकी सबको भूल जाते हैं और यहाँ पे हम क्लासिकल अप्रोच को पढ़ना शुरू करते हैं। इसको ध्यान समझो, क्लासिकल अप्रोच मतलब, ध्यान समझो, क्लासिकल अप्रोच मतलब, क्लासिकल अप्रोच हमने बोला कि जहां पे क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू अकाउंट, बस ये लाइन को समझो बच्चों आप, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब आप ये तो समझ गए कि आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा रहे हो, अगले आधे घंटे की बात ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ मैटर से बच्चों आपको पता है कि कुछ वॉल्यूम है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर से मतलब है कि कुछ मिनिमम वॉल्यूम, मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। मतलब अब आपको मानो मैंने एक कमरे में बोल दिया कि भैया इस कमरे में जो भी एयर है मुझे इस पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाओ। आपने कहा यार इस हवा का टेंपरेचर नोट करूं, प्रेशर नोट करूं, इसके लिए क्या करूं, तो आपने कहा कि इस हवा में से कुछ हवा ले लेता हूं, कुछ वॉल्यूम ले लेता हूं, उसको चेक कर लेता हूं, यही तो होगा भाई। कोई टेस्टिंग भी करोगे कि एयर क्या, तो आप यहाँ की एयर लोगे सिस्टम में और उसका टेंपरेचर प्रेशर चेक करोगे, ऐसे तो करोगे। तो जैसे आप कह सकते हैं मैं ऐसे नहीं करूंगा, थर्मोमीटर हवा में रखूंगा, तो थर्मोमीटर हवा में रखोगे तो इस पे थर्मोमीटर के बल्ब में जो टच करेगी वो तो कुछ ही एयर करेगी ना, कुछ ही मॉलिक्यूल करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे कमरे में जितने मॉलिक्यूल एयर के सारे जाके थर्मोमीटर चिपकेंगे नहीं ना, जो चिपकेंगे उसी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वो वॉल्यूम कितना हो, समझ ना। तो यहाँ पे बात आती है बच्चों सबसे बड़ी समस्या कि ऐसा कितना वॉल्यूम, देखो बच्चे ने क्या पूछा, लेकिन सर कितना सर्टेन क्वांटिटी वॉल्यूम, मैक्सिमम, बिल्कुल सही बच्चों, आयुष ने बिल्कुल सही जगह पे निशाना मारा है, क्वेश्चन पूछा है कि सर ऐसी कितने वॉल्यूम को हम ले कि हमें सही बिहेवियर पता चले। यहीं से तो कहानी शुरू होती है बच्चों कि ऐसा कितना वॉल्यूम ले कि बिहेवियर सही पता चले। मतलब अब आपके अब इंस्पेक्शन वाले स्कूल में आ रहे हैं, इंस्पेक्शन वाले स्कूल में आ रहे हैं, तो इंस्पेक्शन वाले में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पिछली बार तो डांट खा के गए इंस्पेक्शन वाले, क्यों, क्योंकि 10 बच्चों का बिहेवियर चेक किया और देखो क्लास दफन निकली और वो 10 में लिख के आ गए, ये बहुत बढ़िया क्लास है। अब उनके पास प्रेशर है कि भैया पिछली बार तो हो गया जो हो गया। अब उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसे सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बच्चे बताओ कि हम इतने कम से कम 60 की क्लास में इतने बच्चे तो हम चेक करें जिससे हमें सही बिहेवियर पता चले। तो अब यहाँ पे बच्चों मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का भी सबसे बड़ा टास्क जो है वो यही था कि ऐसा वो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस उठाया जाए, ऐसा कितना वॉल्यूम ऑफ मैटर उठाया जाए जिसको चेक करने पे हमें पूरे वॉल्यूम का सही आकलन लग सके। समझ में आ गई बात, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पे जन्म लेता है एक कंसेप्ट, यहाँ पे जन्म लेता है एक कंसेप्ट जिसको आपने हेडिंग तो बहुत पढ़ी लेकिन समझ नहीं आया आपके, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम। याद है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम। ध्यान से सुनिएगा इसको, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम।
ठीक है, अब ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है जिसने इस अप्रोच को तैयार किया या बनाया है? तो याद रखिए, पहले सिंपल वे में समझाता हूं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बच्चों वही कंसेप्ट है जो ये डिसाइड करेगा कि ये मिनिमम वॉल्यूम जो आपने लिया है वो सही है कि नहीं। तो मींस इट हेल्प्स टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी मैटर टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ आए बात? चलो क्या बोले, इट दिस कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम helps us to decide क्या डिसाइड करने में? it helps us to decide the minimum volume of matter। ध्यान से समझिएगा एक एक वर्ड, वॉल्यूम ऑफ मैटर। और ये समझिए, जब इस नॉलेज को लेकर आप बाहर जाएंगे और किसी के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं हमारे, मतलब ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे बच्चों ने इंटरव्यू दिए इस बार अच्छे अच्छी जगह पे, आईओ के सामने इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू हमने उनका मॉक इंटरव्यू लिया था बहुत अच्छे से, हमारी तरफ से बिल्कुल डन था कि आपका हो जाना चाहिए हमारे आकलन के हिसाब से। तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो बच्चा, मेरे को विश्वास भी था कि ये बच्चे पक्का एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। तो आपको पता है इंटरव्यूअर ने क्या कहा? पूरा इंटरव्यू होने के बाद उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बेकार है, सब कुछ होने के बाद, ठीक है ना, इंटरव्यूअर ने स्पेशली बोला है जाते समय कि ओके योर इंटरव्यू डन। और जब वो दरवाजे तक पहुंचा बच्चा, तो इंटरव्यूअर ने बोला कि लेकिन आपका नॉलेज जो है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी और बहुत डेप्थफुल है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इंटरव्यूअर कहां बोलता है, वो भी सरकारी गवर्नमेंट इंटरव्यूअर। तो ये वर्ड सुनना बच्चों, ये सेंटेंस सुनना अपने आप में ये तारीफ जताता है कि रियली में आपने इंप्रेस कर दिया उनको नॉलेज से। तो वही हमें भी यकीन हो गया था, बच्चे की फीडबैक से सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? समझ आएगा? तो इसलिए भरोसा रखिए इन कंसेप्ट पे बच्चों, डेफिनेटली जब आप ये कंसेप्ट बाहर कभी शो करेंगे तो आपको तारीफ ही मिलेगी, ये गारंटी है। क्लियर है? तो यहाँ पे उसके लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि मेरे से दो लाइन सुनिए वही दो लाइन छाप रहे हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना। तो ये है, तो डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम मैटर। मैं समझा रहा हूं बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं हिंदी में समझा रहा हूं, टेंशन ना लें आप, एक एक चीज आपको अच्छे समझाऊंगा। मैटर टू गेट द मीनिंगफुल, अभी बताता हूं, पूरा पूरा हिंदी में बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें ओमकार सिंह जी, ठीक है ना। मीनिंगफुल बिहेवियर बोलो या रिजल्ट बोलो एक ही बात है, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैस, मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब सुनो मेरी बात, इसको मैंने क्या लिखा, ध्यान से उस बात को सुनो और समझो। मैं क्या बोल रहा हूं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यहां पे निकल के आया, और कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ने क्या बोला, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का अर्थ क्या था, कि अभी उसने क्या बोला वो नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का फायदा क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने ये मिनिमम वॉल्यूम को डिसाइड करने में हेल्प करी कि भैया ये मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करने में हेल्प करी कि ये कम से कम वॉल्यूम जो आप गैस का उठाओगे बिहेवियर चेक करने के लिए, जनरल बिहेवियर चेक करने के लिए, ये कम से कम कितना होना चाहिए, ये कितना लेना सही रहेगा, जो वॉल्यूम आपने लिया है वो सही भी है कि नहीं, एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है क्या, ये कैसे चेक करेगा उसके बारे में बात करते हैं, समझ ना। आयु जी, मैं यूपीपीएससी की बात करूंगा, यूपीपीएससी की, क्योंकि अपने आप में ठीक ठाक टफ इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से समझो इस बात को कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ऐसा क्या है जो ये चेक कर पाएगा, चेक नहीं कर पाएगा। देखिए, ठीक है, समझ गए ना कि ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्यों लगा रहे हैं। तो आप जब आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, तो आंसर अलग होगा, और जब पूछेगा व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, तो आंसर अलग होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो जब बोलेगा पर्पस क्या है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का, तो आप पर्पस बोलोगे कि दिस कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट, कंटिन्यूम हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम, कि वो मिनिमम वॉल्यूम कितना सही रहेगा उसको डिसाइड करने में, ठीक है, मैटर के टू गेट द मीनिंगफुल बिहेवियर, कि हमें एक मीनिंगफुल बिहेवियर मिले, मतलब ऐसा बिहेवियर मिले जो हमारे फायदे का हो। सर सिस्टम ही माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें तो मैक्सिमम लेना चाहिए था। अब राहुल कुमार जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि सर मिनिमम वॉल्यूम की बोल रहे हैं, हमें तो मैक्सिमम वॉल्यूम लेना चाहिए था। अब ये सोचो ना, मैक्सिमम वॉल्यूम तो लेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम आप ज्यादा ले तो फिर पूरी गैस ही ले लो भाई। वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा लेने की खर्चा भी तो है, आपके पास उतना ही कंटेनर टेस्टिंग जो है। आप सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि यार मेरे थर्मोमीटर, एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं मेरा थर्मोमीटर मुझे यहाँ की हवा का टेंपरेचर चेक करना है, तो मैंने हवा में रखा, अब थर्मोमीटर का बल्ब इतना सही है जितना ये ब्लैक है, तो इसमें तो कितना 50 मॉलिक्यूल आए हुए चिपके, तो मेरे को 50 मॉलिक्यूल से मैंने लगा अच्छा इतना टेंपरेचर हवा का कितना है। अब आप कहोगे सर ज्यादा लो ना, तो ज्यादा के लिए थर्मोमीटर भी तो और बड़ा चाहिए। समझ आई बात? तो ज्यादा तो लेना अच्छी बात है ही, ज्यादा तो लेना अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम लोगे और अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा के लिए और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको। समझ रहे बात? तो ये भी तो बात है रोकड़ा, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम मैक्सिमम की तरफ नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम तो जितना लोगे उतना बेहतर रहेगा। भाई वाली बात है कि क्लास में 10 बच्चे क्यों, पूरे 60 बच्चों का बिहेवियर चेक कर लो, फिर तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में अंतर क्या रह जाएगा, समझ ना। तो ये फर्क पड़ता है बच्चों, इसलिए जो है हम लोग मिनिमम वॉल्यूम की बात करते हैं कि कम से कम कितना लें। ये तो वही वाला केस है बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, ठीक है ना। गियर में पढ़ते हैं ना लोग, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए कम से कम इतने टीथ तो लें, तो बच्चे सोचते हैं कम टीथ लेने, हम ये नहीं कहेंगे मिनिमम टीथ, हम कह रहे हैं कम से कम इतना तो ले, हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट इतना ही है, ठीक है, समझ रहे हैं। एटलीस्ट इतना है कि कम से कम इतना वॉल्यूम तो लो जिससे एक मीनिंगफुल बिहेवियर चले, समझ ना। ये बात करें हम ये नहीं कह रहे कि कम लो, हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लो, लेकिन एटलीस्ट उतना तो लो, ठीक है, कितना भी आप लो लेकिन इतना तो लो जिससे सही बिहेवियर पता चले। वो कम से कम कितना लेना जो है वो क्या बेटर रहेगा, समझ ना। तो ये चीज है, तो इसलिए यहां पे हमने लगाया कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब आप समझिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यूम क्यों लगा रहे हैं, ये समझिए। अब क्या कैसे लगा रहे हैं ये समझिए। मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपने कॉलेज के बाद इसको ढंग से इसको समझना कहते हैं, वो आज समझोगे आप, नहीं तो आपने सिर्फ अभी तक टर्म ही सुनी होगी, जहां तक मुझे तो अपना याद है, मैं तो सिर्फ सुनने में आया था कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को, लगातार जैसी चीज है, बस इतना समझ में आता है कि कोई चीज है तो सही लगातार वाली, बस। अब ध्यान दो, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का बच्चों अर्थ ही यही होता है। कंटिन्यूम कंसेप्ट तो मतलब समझते हैं, कंटिन्यूम का अर्थ यही होता है बच्चों, कंटिन्यूम मतलब होता है कंटिन्यूअस लगातार, मतलब हम बुरा नहीं समझते, कंटिन्यूअस। और नम मतलब होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो आपको, कंसेप्ट ऑफ दैट इज कंटिन्यूअस, और नम मतलब होता है आपका दैट इज कॉल्ड योर क्या, दैट इज कॉल्ड योर मैटर वॉल्यूम, मैटर या वॉल्यूम। अब राहुल कुमार जी उधर मत जाओ, माइक्रो में कितना लेते हो उधर मत जाओ, माइक्रो में तो एक मॉलिक्यूल लेना है ना, जितना मॉलिक्यूल होगा उतना सब लेना पड़ेगा। माइक्रो में तो यही नहीं कितना लेना, माइक्रो में तो सब लेना पड़ेगा, जितने मॉलिक्यूल है सबका बिहेवियर चेक करो, जितने हैं तभी तो डिफिकल्ट है वो। वहां एवरेज वाला कोई सीन नहीं है, वहां 10 मॉलिक्यूल तो 10 का चेक करो, ठीक है ना। वहां जितने सिस्टम में मॉलिक्यूल हैं उस सबका चेक होगा ना। ध्यान दो, अब कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में क्या बोलता है, कंटीन्यूअस मैटर। अब ये कहता है कि अगर आपको सही बिहेवियर चेक करना है तो जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हो उसमें मॉलिक्यूल कंटीन्यूअस होने चाहिए, जैसे कि मॉलिक्यूल आपस में लगातार होने चाहिए लगे हुए। एक मॉलिक्यूल ये है तो दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, चौथा मॉलिक्यूल ये है, पांचवा मॉलिक्यूल ये है, छठा मॉलिक्यूल ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां ये है। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स शुड बी कनेक्टेड कंटीन्यूअस, ताकि बिहेवियर जो है वो उतना एक्यूरेट आए। गैप जो है जैसे दिख रहा है ना इसमें वाइड गैप, ये जो वाइड गैप होता है ना बच्चों, ये मिनिमम होना चाहिए। दैट गैप शुड बी मिनिमम।
मैटर जो लगा होना चाहिए, मैटर उसी को बोलेंगे ना, मॉलिक्यूल जो है वो मैटर शुड बी कंटीन्यूअस। ये मैटर जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए सिस्टम के अंदर। ये जो हमारा जो भी सिस्टम हमने लिया है, मान लीजिए जो भी वॉल्यूम सिस्टम हमने लिया है, ये सर्टेन वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया, तो हमने जो वॉल्यूम सेलेक्ट किया तो वो कहता है कि उस वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक साथ होने चाहिए, उनके बीच में गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है ना, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? समझ गए? तो ऐसे में क्या होता है जब हम सॉलिड की बात करते हैं, ऐसे में जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ये आसान होता है क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में गैप कम से कम होता है। आपको पता है सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे? लिक्विड में भी ऐसी होता है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में काफी हद तक सही होता है बच्चों कि गैप जो है वो कम ही रहता है, मैटर जो है वो कंटीन्यूअस ही लगा हुआ होता है। सॉलिड में तो सबसे अच्छा, गैसेस में, लिक्विड में थोड़ा कम। समझ ना? तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए कांसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम पूरी तरह से वैलिड होता है। मतलब आप किसी भी सॉलिड लिक्विड के लिए आराम से कोई भी वॉल्यूम लेंगे वो आपको सही बिहेवियर देगा। इसका मतलब कि पूरी बाल्टी भर पानी में से अगर मैं एक ग्लास पानी लेके उसका बिहेवियर चेक करूंगा, उसकी डेंसिटी, उसका टेंपरेचर, उसका प्रेशर, वो मुझे सही इंफॉर्मेशन देगा। समझ ना? क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने अच्छी तरह से कनेक्टेड है उसमें आपस में कि जो ये ग्लास के अंदर बिहेवियर आएगा वही पूरी बाल्टी का आएगा। पानी का नाम लिया, प्यास लग गई, समझे बात को? बताओ। हाँ देखो, कंटीन्यूअस थे तो चलेगा एक साथ, लेकिन हवा लूंगा तो हवा तो नहीं आ पाएगी ऐसे मुंह में। समझ ना? तो यही तो समझना है बच्चों। देखो देखो, सुनो आयुष, राजकमल, रंजीत, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ये तो मैंने जनरल बताया कि कांसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम क्या कहता है कि मैटर ऐसे लगे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से कम गैप हो, मिनिमम गैप हो, कंटीन्यूअस मैटर होना चाहिए। ये तो वो चाहता है कि ऐसा हो, तो कांसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम कहता है कि ओके है, ये वॉल्यूम जो है वो ओके है, जिसमें ऐसा लगा है वो कहता है ये वॉल्यूम ओके है, इसको आप जो है आराम से माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, समझ रहे बात? तो सॉलिड और लिक्विड में भी देखा जाता है कि बिहेवियर बिल्कुल सही बताता है। मतलब अब अगर मैं ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, अगर मैं इसका यहाँ का टेंपरेचर, इसके सर्टेन वॉल्यूम में मैं यहाँ का टेंपरेचर चेक करूंगा, सही बताएगा, है ना, लगभग सही बताएगा, है ना, यहाँ का प्रेशर चेक करूंगा, लगभग सही बताएगा, डेंसिटी चेक करूंगा, लगभग पूरे सिस्टम की डेंसिटी वही बताएगा। तो सॉलिड में बहुत आसान है फिर ये बताना, मतलब सॉलिड में कांसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम लगाना बहुत आसान है क्योंकि वहां मैटर ऑलरेडी कंटीन्यूअस लगा हुआ है। समझ ना? तो दैट्स व्हाई। और सेम लिक्विड में भी जैसे एग्जांपल दिया कि पानी में आप एक कटोरी पानी लेके भी उसकी डेंसिटी, टेंपरेचर, प्रेशर चेक करेंगे,